कौमी आवाज़ के दफ्तर में आज बहुत ही ख़ास मेहमान आए हुए हैं। इनकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज तो नहीं है, फिर भी बता देते हैं कि इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी। तो उनसे जानते हैं उनके बारे में कुछ। तो शायरी का आगाज आपका कहाँ से हुआ और कैसे ये कहाँ से बीट होता है? शायरी तो मेरा ख्याल है कि लोग लेकर पैदा होते हैं, कोई आके शायर नहीं बन सकता। लेकिन मुझे महसूस होता है कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा था, उस दौरान मुझे महसूस हुआ कि मैं कुछ कह सकता हूँ, कुछ लिख सकता हूँ। बाकी कॉलेज में, स्कूल में, कल्चरल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करता रहता था, डिबेट में पार्टिसिपेट करता रहता था। तो एक शौक तो था मुशायरे सुनने का, कवि सम्मेलन सुनने का। लेकिन ग्रेजुएशन आते आते महसूस हुआ कि नहीं, हाँ मैं खुद भी लिख सकता हूँ, और लिखना शुरू किया और आज आपके सामने बैठा। तो उर्दू का इसमें कितना रोल रहा? बहुत चौंकाने वाली बात यह है कि मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ। मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य से एमए किया और उसके बाद जर्नलिज्म का डिप्लोमा किया। उर्दू एकेडमिक तौर पर कभी नहीं पढ़ी, उर्दू कभी बहुत अच्छी नहीं रही, बस खून में थी उर्दू। क्योंकि घर में जो थोड़ा बहुत माहौल था उर्दू बोलने का, वो सबके घर में होता है जो थोड़ा लिटरेरी लोग हैं, तो मुझ में बस उतना ही था। बाद में सीखी, शुरू में तलफ़्फ़ुज़ बहुत खराब था, अभी भी है, बाद में थोड़ा सा सुधारा उसे। तो मैं यूं कहूँ कि एकेडमिक तौर पे कुछ नहीं पढ़ा है, बस जो पढ़ा है बड़ों को सुन सुन करके सीखा है। तो ये शायरी का जो है, जो शुरुआत में जब हम शायरी करते हैं तो एक स्ट्रगलिंग होता है और ख्याल आता है कोई शेर बनाना है, नहीं बनाना है, तो उसका रदीफ काफिया और बहर है कि नहीं है। उसके बाद जब फिर आना शुरू होता है, तो मतलब ये आपने कहाँ से फिर उसको प्रॉपर तरीके से फिर उसको एक्चुअली डालना शुरू किया? मैं हिंदी की कविताएं लिखता था, मैं आपको बताऊं, कवि सम्मेलन पढ़ता था, देश के हर बड़े कवि के साथ मैंने कवि सम्मेलन पढ़ा, उनके साथ मंच साझा किया। लेकिन फिर एक वक्त आने के बाद 2009-2008 तक मुझे ये महसूस हुआ कि मुशायरा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ हजारों हजार लोग रात भर जहन बना के बैठते हैं कुछ सुनने का। तो मुझे लगा इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होना चाहिए। मेरा कोई उस्ताद नहीं, ये मैं इसे अपनी बदनसीबी कहूँ या खुशनसीबी कहूँ, कोई उस्ताद नहीं रहा, अवाम ही उस्ताद रही। मैं गजल का शायर नहीं था, इसलिए मीटर पे बहुत ज्यादा कसा नहीं जाता था, कसौटी पे कसा नहीं जाता था। मैं नज़में कहता था, मैं हबीब जालिब को सुनता था, मैं फैज को सुनता था। तो एक वो जहन शुरू से बना हुआ था बगावत वाला। तो नज़में कहने लगा। नज़में कहना थोड़ा आसान भी है, हालांकि लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे बहुत आसान लगता है। तो मैंने नज़में कहनी शुरू करी और मदरसे की एक नज़्म मैंने कही और उस नज़्म ने इतना पॉपुलर कर दिया। फिर उसके बाद दायरे टूट गए, फिर बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो मुशायरों में कभी नहीं हुई। तो ये मदरसे की जो नज़्म है, ये अचानक ही इस तरह की अलग तर्ज की हो गई या इस तरह की आप पहले भी शायरी करते थे? नहीं, वो बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल अलहदा थी। मैं कवि सम्मेलनों में मोहब्बत के गीत पढ़ता था, अच्छे अच्छे गीत कहे। नहीं, लोगों को तो यही बताया ना कि मोहब्बत और इश्क वाली शायरी आपने की नहीं। आपने उससे पहले एक्चुअली 2008 से पहले मल्टीमीडिया मोबाइल इतने नहीं थे, सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो जो कुछ कहते थे वो रिकॉर्ड हो पाता था, नहीं हो पाता था। मोहब्बत के कुछ गीत वीत कहे मैंने। उसके बाद 2008 बीतते बीतते वही वो दौर था जब मीडिया ने एक प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रखा था पूरे मुल्क में, और कहीं भी कुछ होता था तो एक फ्रेम बना दिया जाता था, उसमें दाढ़ी टोपी फिट कर दी जाती थी और नाम किसी मदरसे का उछाल दिया जाता था। मैं भी एक आम हिंदुस्तानी मुसलमान नौजवान जैसे होता है, उसके अंदर एक डर जो पनपता रहता है और उसके अंदर जो एहसास पलते रहते हैं, वो मुझ में भी थे। और फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरे पास अल्लाह ने जो हुनर दिया है, मुझे इसका इस्तेमाल करके सच दुनिया के सामने रखना चाहिए। और अपने आप हुई वो नज़्म, मुशायरे में उसकी कहानी ऐसे, मैं मुशायरे में जा रहा था, मेरे प्रतापगढ़ में मुशायरा था, मैंने रास्ते में बमुश्किल 12 मिनट में वो नज़्म कही और टूटी फूटी जुबान में जाके मैंने पढ़ दी और वीडियो वायरल हो गया। और उसके बाद वो पूरी दुनिया में सुनी जाने लगी और उसी नज़्म ने मुझे इमरान प्रतापगढ़ी बना दिया। तो वो जो नज़्म है, उससे पहले का इमरान और उसके बाद का इमरान, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि फिर आपका झुकाव एक खास तरह की शायरी की तरफ हो गया और आपके जो वो ख्यालात आपके। एक्चुअली देखिए, जब भी आप इस मुल्क में एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, मेरी पूरी शायरी उठा के देखें, जो भी कुछ टूटी फूटी शायरी है, उसमें किसी को गाली नहीं है, किसी विशेष विचारधारा का विरोध नहीं। हाँ, ये सच है कि अपने ऊपर लगे हुए इल्जामों की सफाई है, अपनी चीजों की बड़ाई है, अपने पुरखों, अपने अजदाद की गई जो कहानियां हैं जो दुनिया से बिल्कुल छुप सी गई थी, उनको सामने लाने की कवायद है, कोशिश है। और मुझे लगता है ये गलत नहीं।
अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इस देश में दलितों के हक की लड़ाई लड़ी तो उन्हें दुनिया ने पूजा, उन्हें भारत रत्न दिया गया। मैं ये महसूस करता हूं कि अगर मुसलमान कौम वो कहीं ना कहीं जुल्म का शिकार है, एक पूरी नस्ल को कटघरे में रखा गया है, और एक लड़का अगर अपने हुनर का इस्तेमाल करके सफाई पेश करते हुए कहता है कि नहीं माँ हम भी तेरे बेटे हैं, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, तो इसमें किसी एक फ्रेम में क्यों सेट किया जा रहा है? लोगों को तर्जुमानी भी लगा के वो कर रहा है, वो एक नस्ल की बात दुनिया के सामने रख रहा है, तो उसे उसी नजरिए से देखा जाए। बाकी बस ये एक लोगों का एक अप्रोच है कि नहीं उसे एक फ्रेम में फिट कर। अच्छा, इसके अलावा भी फिर जबकि आपकी शायरी आगे बढ़ी तो फिर हालात हाजरा की आपकी शायरी बहुत एकदम सटीक होती है, लेकिन शायर जो होते हैं कुछ थोड़े इस तरह के नाजुक मिजाज होते हैं, एकदम नाम नहीं लेते वो, लेकिन आप अक्सर शायरी में आपके नाम दिया जाता है, तो इसके बारे में दौर बदल रहा है, इस चीज को उर्दू अदब को भी कबूल करना पड़ेगा कि दौर बदल रहा है। एक वक्त था जब आप इशारे में बात कर लेते थे, लेकिन वो वक्त ऐसा था जब आप पे जुल्म भी इशारे में होता था जी। अब आप पर जुल्म इशारे में नहीं हो रहा है, टीवी चैनलों पे इशारे में आप पे हमले नहीं हो रहे हैं, डिबेट में अब आप इशारे में बात नहीं रहेगी, खुल के आपका नाम लिया जाए। जब देश के बड़े सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता मंच पे बैठ के बहुत ही खराब भाषा में अबे मुल्ले अबे पाकिस्तानी कहते हुए इस मुल्क के किसी एक पढ़े लिखे स्कॉलर को संबोधित करता है, तो फिर पर्दा कहाँ रह गया? पर्दा तो हट गया ना। जो पर्दा वहां हट गया वो पर्दा हमें भी हटाना पड़ा, मजबूरी हो गई। हम शायरी में हमें नाम लाने पड़े, नाम आप छुपा नहीं सकते थे। अच्छा, नाम लेने का चलन तो हिंदी उर्दू शायरी में हमेशा से रहा। तुलसी को राम मिले तो उन्होंने राम पर कहा, हमें आसाराम मिले तो हम आसाराम का नाम लेकर के उन पर शायरी पढ़ रहे हैं। तो बदलाव तो एक प्रकृति का नियम है, मैं यूं कहूं तो बदलाव आया है। मुशायरे भी बदले हैं, मुशायरे चूंकि लाइव होते हैं तो सामने बैठी हुई ऑडियंस दिन भर का जो उसका दर्द है वो लेकर के आती है, और जब आप उसे उसके दर्द को छूती हुई कोई बात कह देते हैं तो उसे अच्छा लगता है। तो एक लाइव परफॉर्मेंस का अपना एक दायरा है, आपको उसमें फिट होना पड़ेगा। तो मदरसे की नज़म तो हो गई, तो आप माशाल्लाह मकबूलियत भी आपकी मदरसे से बहुत, तो अब जैसा कि आपने बताया कि मदरसे के लिए आपने कैंपेन भी शुरू की है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। एक्चुअली जो कुछ आज मेरे पास शायरी के नाम पे जो मोहब्बतों का एक पूरा जखीरा है, मैं यूं कहूं कि वो उस मदरसे की नज़्म के सदक़े में, तो मैं समझता रहा कि मेरे ऊपर एक एहसान है वो। तो पिछले 4-5 साल से मैं मुसलसल कैंपेन कर रहा हूँ, और मैंने मुशायरे के प्लेटफॉर्म से बहुत सारी बातें, बहुत सारी नज़में पढ़ने के बाद ये खुद को एहसास दिलाया, यकीन दिलाया कि जब तक आप तालीम पर बात नहीं करेंगे तब तक कोई बदलाव नहीं आने जा रहा है कम्युनिटी के लिए, कितना भी चीख लीजिए चिल्ला लीजिए। तो मैंने ये काम शुरू किया कि जब मुशायरे में 20-25 मिनट पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि भीड़ अब मेरे हाथ में है, भीड़ मुझे सुन रही, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ भीड़ मुझे सुन रही, तब मैं उन लम्हों में उससे खड़ा होकर ये कहता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को IAS बनाओ, IPS बनाओ, बदलाव लाओ। मदरसे का एक इतना बड़ा निजाम है, अगर वहाँ के बच्चों में थोड़ा सा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स चलें, और वो बहुत छोटी छोटी कोशिशों से हो सकते हैं। तो इस बीच मैंने ये अहद किया कि मैं एक नेशनल लेवल पे एक स्पीच का कंपटीशन कर रहा हूँ, एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ बच्चों को, और हर सूबे में पहले हम उसे कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह हम सितंबर के लास्ट वीक में उसे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंशाल्लाह उसका नेशनल करेंगे, उसे बहुत ग्रैंड करेंगे। तो अभी मध्य प्रदेश में 28 को था, रांची 29 को था, 1 को इलाहाबाद है। तो इस तरह से एक शुरुआत हमने करी है। उसके टॉपिक भी हमने दुनिया से जुड़े हुए, आज के हालात से जुड़े हुए रखे। हम चाहते हैं कि मदरसे के बच्चे बाहर आए और उसी लिबास में खड़े होकर के जो मदरसे रहस्य बन गए हैं, तिलिस्म बन गए हैं, एक पूरी आबादी को लगता है कि बना दिए गए, एक आबादी को लगता है कि पता नहीं मदरसों में क्या होता है, क्या पढ़ाया जाता है। अरे भाई, वो भी हमारे आपकी तरह एक आम से बच्चे हैं, आप उनको सुनिए, उनका हुनर देखिए, उनका टैलेंट देखिए। तो बस मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसे आम दुनिया के सामने ला के रख सकूँ। दूसरा, पिछले दिनों आपका मेवात में काफी आना जाना रहा, तो ये मदरसे की आपने कैंपेन भी वहाँ पे मेवात में भी चलाई, और मॉब लिंचिंग का वहाँ पे बहुत सारा जो ये सब हो रहा है, इसके बारे में आपने क्योंकि करीब से वहाँ की जमीन को देखा है, तो इसके बारे में क्या कहना है आपको? क्या मेवात तो वो बेल्ट ऐसा है कि राजस्थान और हरियाणा का जो बॉर्डर है उसे खासतौर से टारगेट किया गया। वहाँ गाय पालने का एक चलन है, दूध का कारोबार है, मुस्लिम कम्युनिटी वो बहुत अरसे से करती आ रही है, तो उसे खासतौर से टारगेट किया गया, तो जिसका परिणाम ये रहा कि कई सारे लोग वहां मारे गए। तो मैंने जो है पहलू खान के घर में गया पिछले दिनों, जुनैद के परिवार से मिला, मोहम्मद उमर के परिवार के पास गया, अभी 7 तारीख को रकबर के भी घर जा रहा हूँ, मैं इन लोगों के घर गया, मुझसे जो मदद पड़ सकती थी मैंने मदद करी। मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, अपने फैंस से गुजारिश करी
लोगों के अकाउंट नंबर शेयर किए कि नहीं आप इनको मदद करिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबकी मदद हुई। पहलू खान के परिवार को 20 लाख रुपए के आसपास की मदद हम लोगों ने करवाई, उमर के परिवार को बड़ी मदद हुई, जुनैद के परिवार को मदद हो रही है। तो एक छोटी सी कोशिश है वो। मॉब लिंचिंग के खिलाफ मैंने जंतर मंतर पे एक बड़ा प्रोटेस्ट किया। मैंने दुनिया से और खासतौर से हुकूमत से ये कहा कि भाई हमारा खून सड़क पे क्यों बहा रहे हैं, ये खून हम आपको अपनी खुशी से दान कर रहे हैं, लीजिए, इसे लीजिए और देश के जवानों के काम में लाइए, किसानों के काम में लाइए, सड़क पे मत बहाइए। तो हैरत होगी आपको जान के कि पहली बार दुनिया में मुझे लगता है कि प्रोटेस्ट के नाम पे ब्लड डोनेशन पहली बार हुआ होगा, और 2816 यूनिट ब्लड एक दिन में हम लोगों ने डोनेट करके वो हुकूमत को दिया। और इस तरह की कोशिशों की और जरूरत है मुझे ऐसा लगता है। अपनी तरफ से तो आपने कोशिश करी, उसके 4-5 महीने बड़ा अच्छा रिजल्ट भी मुझे लगा, लेकिन फिर एक सिलसिला से चल पड़ा है क्योंकि इसमें सियासी मसले जी। तो अभी आपका पॉलिटिक्स से आप कोई जुड़ाव, जैसे कि पिछले दिनों बहुत खबरें चली थी कि अब जो आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आने जा रहे हैं। एक्चुअली एक्टिव पॉलिटिक्स में तो डायरेक्ट नहीं आ रहा हूँ, लेकिन ये जो वक्त है, इस वक्त में अगर आप ये सोचते हैं कि आप अपने घरों में बैठ करके और शायरी पढ़ेंगे या कुछ अच्छा लेख लिख देंगे तो आप महफूज है, तो मुझे लगता है कि आप गलत सोच रहे हैं। जो वक्त आने जा रहा है, किसी भी कला के लिए, किसी भी हुनर के लिए कोई प्लेटफॉर्म छोड़ेगी नहीं हुकूमत। हुकूमत की जो मंशा है वो इतनी खराब है। आप गौरी लंकेश से, कलबुर्गी से लेकर पंसारे से लेकर के आप पूरा एक सिलसिला उठा के देख लीजिए। आवाजों को दबाने का, आवाजों को खत्म कर देने का, ताला लगा देने का पूरा एक प्लान चल रहा है। तो ऐसे वक्त में मुझे नहीं लगता कि मुझे चुप बैठना चाहिए। मैं हबीब जालिब को चाहता हूँ, उन्हें पसंद करता हूँ, उनकी तरह बनना चाहता हूँ। तो हबीब जालिब ने देखा जब हुकूमतों ने जुल्म किया तो वो सड़क पर निकले, जेल गए, लड़ाई लड़ी। तो जो भी बन पड़ेगा इस तरह की जालिम हुकूमतों को उखाड़ फेंकने के लिए, वो सब करूंगा। उसके लिए कैंपेन करना हो, उसके लिए जो एक सेकुलर महाज बन रहा है, जो भी उसके लिए करना पड़ेगा, मैं बतौर शायर अपने तमाम चाहने वालों के साथ खड़ा हूं ऐसे महाज। तो अभी कौमी आवाज के प्लेटफॉर्म से आप अपनी कम्युनिटी को, जो लोग ये लगता है पसमानदा है, और फिर सेकुलर पूरे कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं खासतौर से अपनी कम्युनिटी और अपने चाहने वालों से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हुकूमत है और उसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका जो ट्रैप है उसमें फंसने से बचिए। सोशल मीडिया एक ताकत है नो डाउट, लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपको बरगलाने, आपको बहकाने में और किया जा रहा है। तो सोशल मीडिया के ट्रैप और उसके जो जाल हैं उससे थोड़ा सा समझ करके आप आगे बढ़ें। कुछ भी शेयर करने से पहले उसकी तस्दीक करें, कुछ ऐसा ना लिखें जो किसी को हर्ट करे या उसका इस्तेमाल सियासी तौर पे किया जा सके। तो सबसे मेरी ये गुजारिश है। और एक बात मैं कहता हूँ कि इस मुल्क में किसी भी कट्टरपंथ के लिए कोई जगह नहीं है, और आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इस मुल्क का ताना बाना सेकुलरिज्म से बुना गया है। तमाम लोगों ने कुर्बानियां दी हैं उसके लिए। मौलाना आजाद ने जो कुछ कहा है उन्हें सुनिए, उसे पढ़िए, और उसके बाद इस मुल्क में अपने आप को बचाने और महफूज रखने के लिए एक नई कोशिश शुरू करिए, क्योंकि मंसूबे बहुत खतरनाक है हुकूमतों। तो जैसा कि रिवायत है कि हम एक शायर से बात कर रहे हैं, तो पसंदीदा अपनी पहले तो आप अपना मदरसे की 2-4 हमें लाइनों से नवाज दी, उसके बाद दो और पसंदीदा। जी, मैं मदरसे की नज़्म तो मेरा ख्याल है कि सबने सोशल मीडिया और सारे प्लेटफॉर्म से सुनी रखी हुई है। एक नज़्म जो इन दिनों मैं पढ़ रहा हूँ और मेरे दिल से जुड़ी है, और चूंकि उसे मैंने बिल्कुल हबीब जालिब की रवायत और उनकी जमीन पे कहने की कोशिश की है, तो मैं उसके एक दो बंद सुना देता हूँ कि सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे एक सच भारी है। सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे एक सच भारी है। हर दौर में सच के साथ रहे, शायर की जिम्मेदारी है, शायर की जिम्मेदारी है। मैं आग से लड़ने निकला हूँ, अंगारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। एहसास की शिद्दत मध्यम है,
लफ्जों में खुशी ना मातम है, इस बात पे बस ईमान रखो, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है, तुम सूरज हो, यही पैगाम भी है मेरा, तुम सूरज हो और सूरज को अंधियारों से क्या डरना, क्या डरना। ये मेरे हौसले की भी नज़्म है और ये मैं अपने चाहने वालों के लिए भी मुशायरा में से पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत तो सबके नाम इसे मुझे पैगाम की तरह देखा जाए और इंशाल्लाह बदलाव आएगा इस उम्मीद के साथ इंशाल्लाह। तो आप कौमी आवाज में आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया, हम इसके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, हमें भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और कौमी आवाज के लिए खास तौर से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस दौर में जब जर्नलिज्म, पत्रकारिता बहुत सवालों के घेरे में खड़ी है, आप लोग जो एक पीप पत्रकारिता के जमाने में जो एक श्वेत पत्रकारिता है, मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट रहा हूँ तो ये टर्म्स मैं खास तौर से इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसे आप लोगों ने बचा के रखी है। मेरी बहुत दुआएं और लोगों से भी अपील है कि कौमी आवाज के हर प्लेटफॉर्म से जुड़े, चाहे सोशल प्लेटफॉर्म हो या फिर चाहे प्रिंट का प्लेटफॉर्म। शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा।